हमारे यहाँ लाखों साल ऐसे चला आया परंपरा से, तो पिछले 1000 साल में ये डूब कैसे गया? इसका महत्व कैसे कम हो गया? कारण क्या रहा इसका? इसका कारण एक कहानी है। अंग्रेज आ गए, अंग्रेजों से पहले फ्रांसीसी आए, उनसे पहले पुर्तगाली आए, पुर्तगालियों से पहले मुगल आए, उनसे पहले हूण आए, शक आए, सब ने लूटा इस देश को। और जो बाहर से आया हुआ लुटेरा होता है ना, उसका एक ही धर्म है कि वो यहाँ से जो भी कुछ है लूट कर ले जाए। और वो यहाँ से जो भी कुछ लूट कर ले जाए, उसके लिए आवश्यक है कि जिसका वो धन और संपत्ति है वो उसको लूटने के लिए छोड़े। तो हमने शायद ये लूटने के लिए छोड़ा होगा और उन्होंने इसको लूट लिया होगा। हमने इसको लूटने के लिए क्यों छोड़ा होगा? कोई तो कारण होगा इसके पीछे। तो बहुत दिनों से सोचते सोचते मैं एक नतीजे पे पहुंचा हूं कि शायद एक कारण ये रहा हो कि हमने प्रकृति की दी गई इस संपदा को अपने पास इतनी अधिक मात्रा में उपलब्ध होने पर मान लिया कि हम तो सुरक्षित हैं। जैसे घर में बहुत सारा धन धान्य हो ना तो गरीबी की कल्पना नहीं आती, घर में बहुत सारा पैसा हो ना तो बेरोजगारी की कल्पना नहीं आती, घर में सब कुछ भरा पूरा हो तो अभाव का जीवन क्या होता है पता ही नहीं है। तो यहाँ सब भरा पूरा था, हमें कल्पना ही नहीं थी कि एक दिन ये लुटते लुटते इतना कम हो सकता है कि हमारे लिए विदेशों से लाना पड़े। ये एक कारण रहा हो। ये कारण तो नहीं मैं मानता हूं कि हम कमजोर थे और विदेशी हमसे मजबूत थे इसलिए हमको वो परास्त कर गए युद्ध में और हम लुट गए। अगर हम कमजोर ही थे तो पृथ्वीराज चौहान कहां से आ गए, महाराणा प्रताप कहां से आ गए, शिवाजी महाराज कहां से आ गए, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई कहां से आ गई? और पृथ्वीराज चौहान और राणा प्रताप में कोई तो यूनिक डीएनए रहा होगा, ऐसा तो नहीं है। कोई राजा अपने दुश्मन को बार बार हराए और हराने के बाद हर बार उसे माफ कर दे तो वो तो वीर नहीं महावीर होता है। ये जेनेटिक मटेरियल तो भारत में ही दिखाई देता है, दुनिया में कहीं नहीं है। मैंने दुनिया के बहुत सारे राजाओं का इतिहास पढ़ा है, उन्होंने दुश्मन को हराया तो जान से मार डाला, छोड़ा नहीं उसको। हमारे यहाँ दुश्मनों को परास्त करते रहे और हर बार माफ करते रहे। गलती से एक बार दुश्मन ने परास्त कर दिया तो माफ नहीं किया क्योंकि उसके पास वो डीएनए नहीं था। माफ करने के लिए जो जिगर चाहिए ना, उसके लिए कुछ खास तरह का बॉडी कंस्ट्रक्शन होता है, कुछ खास तरह के एंजाइम्स होते होंगे, कुछ खास तरह के हार्मोन्स होते होंगे। तो पृथ्वीराज चौहान में तो होंगे, उनके दुश्मन में नहीं रहे होंगे। तो हम कमजोर तो नहीं थे, हमारा इतिहास बार बार बताता है कमजोर तो नहीं थे, ताकतवर तो थे। तो फिर परास्त कैसे हुए, हारे कैसे? शायद इसी से जो पृथ्वीराज चौहान की कहानी बताती है कि दुश्मन को हराया छोड़ दिया। हमारे शास्त्रों में एक मंत्र है, वो है तो संस्कृत में, मैं सीधे हिंदी में बताता हूं। वो मंत्र ये कहता है कि दुश्मन को, आग को, कर्जे को और बीमारी को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। दुश्मन को, आग को, बीमारी को और कर्जे को कभी अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए। दुश्मन को अगर छोड़ दिया तो वो ही मारेगा। फिर भारत की आजादी के पिछले 60 साल का इतिहास गवाह है, हर बार पाकिस्तान को हराया, हर बार हमने छोड़ा। 48 में हराया, छोड़ दिया। 65 में हराया, लाहौर तक हम पहुंच गए, फिर छोड़ दिया। 71 में हराया, फिर छोड़ दिया। कारगिल में हराया, फिर छोड़ दिया। और आज वही पाकिस्तान नाग बन के डस रहा है, हर तीसरे दिन बम ब्लास्ट करा रहा है इस देश में। तो शास्त्र का मंत्र है, मेरा नहीं है, कि दुश्मन को छोड़ना नहीं चाहिए कभी भी। अगर हाथ में आ गया खत्म कर दो। और शायद यही बात भगवत गीता में कृष्ण भी अर्जुन को समझा रहे, छोड़ो मत इनको। अगर जो तुमने छोड़ दिया तो ये विष बीज की तरह से फैलेंगे, पूरे देश में अधर्म की स्थापना कर देंगे। इसलिए कौरवों को छोड़ो मत, इनके अंतिम व्यक्ति तक संहार करो। शायद कृष्ण को शास्त्रों का ज्यादा ज्ञान रहा होगा, पृथ्वीराज चौहान को उतना नहीं रहा होगा। कृष्ण को ये जो ज्ञान था शास्त्रों का, उसी का अंतिम परिणाम था कि कौरवों में से कोई बचा नहीं। शायद पृथ्वीराज चौहान को ये ज्ञान किसी ने दिया होता तो मोहम्मद गौरी पहली बार में ही खत्म हो गया होता और भारत का इतिहास कुछ और ही होता। तो ये ज्ञान की कुछ कमी रह गई। और आज के व्यवहारिक जीवन में भी हम जानते हैं कि अगर आपने आग को जलता हुआ छोड़ दिया तो वो घर को जला देगी, गांव को भी जला देगी। अगर कर्जे को बकाया छोड़ दिया
तो वो कर्जा आपको जिंदगी भर के लिए जर खरीद गुलाम बना देगा, और जो बीमारी को थोड़ा भी छोड़ दिया तो वो आपको पता नहीं किस स्वरूप में पटक देगी ले जाके। तो ये ज्ञान की कुछ कमी आई होगी हम में, शायद हजारों साल की गुलामी में ज्ञान कम हो जाता होगा। मेरे एक गुरु हैं जिनका नाम है श्री धर्मपाल, बहुत बड़े इतिहासकार हैं। वो बार बार मुझे ये कहते हैं कि देखो, जिस देश में गुलामी आ जाती है, जिस समाज में गुलामी आ जाती है, उस समाज का सब कुछ चला जाता है। उनका ज्ञान चला जाता है, उनकी परंपराएं चली जाती हैं, मान्यताएं चली जाती हैं, व्यवस्थाएं टूट जाती हैं, सब कुछ चला जाता है। तो शायद 1200 साल की गुलामी ने ज्ञान में कुछ कमी लाई हो, और ये हम सोचना भूल गए हो कि दुश्मन को अधूरा मत छोड़ो। इसी कारण से हम परास्त हुए, बाकी कोई दूसरा कारण नहीं था। ईस्ट इंडिया कंपनी से भारत के राजाओं के जो संघर्ष है ना, उसमें भी यही कहानी दिखाई देती है। 1825 में दक्षिण भारत में एक बड़ी रानी है जिसका नाम है कित्तूर चेन्नम्मा। वो अंग्रेजों को परास्त करती है, युद्ध में हराती है और उनको बाइज्जत बरी कर देती है कि जाओ। तो दक्षिण भारत का एक राजा है हैदर अली, जो बार बार अंग्रेजों को हराता है, हर बार छोड़ देता है। उसी का बेटा है टीपू सुल्तान, बार बार हराता है, छोड़ देता है, लेकिन एक बार टीपू सुल्तान हार जाता है तो अंग्रेज उसका मर्डर कर देते हैं, छोड़ते नहीं। तो हम अपने ज्ञान से कहीं वंचित हुए होंगे। दुश्मन को छोड़ना जो हमने सीख लिया, शायद वो हमारी पराजय का बड़ा कारण था। और उस पराजय में हमारे यहाँ सब कुछ चला गया, ज्ञान चला गया तो जड़ी बूटियां भी चली गई होंगी, हमारी शिक्षा भी गई होगी, व्यवस्थाएं भी गई होंगी। और फिर जो आधुनिक समय है पिछले 300 साल का, इसमें हम कितने पिछड़ गए अपने इस ज्ञान से। ये ऐसे पिछड़ गए, मुझे भारत के एक वैज्ञानिक हुए बहुत बड़े व्यक्ति प्रोफेसर जगदीश चंद्र बोस की एक छोटी सी घटना आपको सुनानी है। आप जानते हैं प्रोफेसर बोस का काम क्या था? उन्होंने आधुनिक जगत में यह सिद्ध किया कि पेड़ पौधों में जीवन होता है, और उनकी इसी खोज पर उनको नोबेल पुरस्कार मिला। जब वो ये प्रयोग कर रहे थे कि पेड़ पौधों में जीवन होता है, तो उन्होंने अपने हाथों से लिखे हुए लेखों में ये कहा है कि मैंने मेरे घर में कुछ पौधे रखे, आधे आधे उनका बंटवारा किया, एक हिस्से में कुछ पौधे, दूसरे हिस्से में कुछ पौधे। अब प्रोफेसर बोस क्या करते थे, सवेरे ही सवेरे सोकर उठें तो एक हिस्से के पौधों को जाकर गालियां देते थे, तुम नालायक हो, निकम्मे हो, नकारा हो, तुम्हारा रंग अच्छा नहीं, रूप अच्छा नहीं, तुम्हारे अंदर कोई गुण नहीं है, तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो, सब गालियां देना। और दूसरी तरफ के जो पौधे थे उनको वो प्रशंसा करते थे, तुम बहुत अच्छे हो, बहुत सुंदर हो, तुम्हारे गुण बहुत अच्छे हैं, रूप रंग बहुत अच्छा है, तुम तो गुणों की खान हो, ऐसा ऐसा रोज बोलते थे। फिर प्रोफेसर साहब खुद अपने लेख में लिखते हैं 6 महीने तक उन्होंने ये किया, और दोनों ही पौधों को पानी बराबर दिया, खाद बराबर दिया, समय पर सब कुछ दिया, लेकिन कुछ पौधों को गालियां दी और कुछ को प्रशंसा किया। 6 महीने के बाद परिणाम यह हुआ कि जिन पौधों को गालियां दी गई वो सब सूख गए, सब सूख गए, एक भी हरा नहीं बचा, और जिनकी प्रशंसा की वो 2 गुने से ज्यादा बड़े हो गए। तो प्रोफेसर साहब लिखते हैं कि ये पौधे भी गालियां और प्रशंसा को समझते हैं। अब इसको मैं समझाता हूं आज के हिसाब से। भारत को 300 साल अंग्रेजों ने गालियां दिया, तुम नालायक हो, निकम्मे हो, नकारा हो, तुम्हारी सभ्यता खराब है, संस्कृति खराब है, तुमको तो कपड़े पहनना भी नहीं आता, तुमको तो खाना खाना नहीं आता, तुमको सभ्यता का कोई रंच मात्र भी अंदाजा नहीं है, सभ्यता होती क्या है, विज्ञान नहीं जानते, टेक्नोलॉजी नहीं जानते, हम तुमको जो सिखा रहे हैं वही सही है। ये हम सुनते रहे सालों साल। भाई साहब, जब 6 महीने में पौधे सूख गए तो 300 साल में ये भारत भी सूख गया। और इस सूखे हुए भारत ने अपने आत्मसम्मान और स्वाभिमान को इतना गिरा दिया कि हम मानने लगे कि जो कुछ हमारा है वो सब बेकार है, दकियानूसी है, इसमें कोई तथ्य नहीं है, कोई विज्ञान सम्मत कुछ नहीं है, और जो यूरोप से आ रहा है वही अच्छा है, वही ताकतवर है। और ये इतना गहरा घुस गया कि हमारा डीएनए बदल गया, हमारा ब्लड बदल गया, शायद हार्मोन्स का बैलेंस चेंज हो गया, शायद बॉडी के केमिकल्स चेंज हो गए। और ये इतना गहरा घुसते घुसते आ गया हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित नेहरू तक के अंदर, जिन्होंने पब्लिकली कहा कि आयुर्वेद में क्या रखा है, इसको तो खड्डा खोद के जमीन में गाड़ देना चाहिए, जो कुछ है वो एलोपैथी में है। और उन्हीं के एक मानस पुत्र अभी बैठे हुए हैं, मनमोहन सिंह, जो अभी लंदन गए थे, ऑक्सफोर्ड में भाषण करके आए और बोला
कि हम तो अंग्रेजों के बहुत आभारी हैं जो वो भारत में आए, हमको चिकित्सा दिया, न्याय दिया, प्रशासन करना सिखाया, तकनीकी और विज्ञान का अंतर समझाया। ये मनमोहन सिंह का भाषण है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का पिछले साल का, जो लंदन के अखबारों में छपा और कई अखबारों ने टिप्पणों गालियां देते रहे। हम भी सूख गए, और सूख गए तो अपनी विद्याओं के प्रति निराशा, अपने ज्ञान के प्रति अविश्वास, अपने अंदर आत्मविश्वास की कमी, ये सब हो गया इस देश में। और इसी के चक्कर में सब छूट गया, और वो ऐसा छूटा कि विदेशियों का शासन भी आ गया। उन्होंने क्या किया कि धन के प्रवाह की दिशा बदल दी। पहले भारत में जब अपना शासन रहा होगा तो सबसे ज्यादा रिसर्च आयुर्वेद पे हुआ होगा, फिर अंग्रेज आए तो उन्होंने एलोपैथी को केंद्र बना दिया, और उस एलोपैथी पर ऐसे फंड्स उन्होंने लुटाना शुरू किया कि भारत के बजट का सबसे बड़ा हिस्सा एलोपैथी के हाथ में। आज भी मालूम है 2006 में भारत के बजट में चिकित्सा का जो कुल खर्चा है, एलोपैथी का खर्चा 98% है, और होम्योपैथी, बायोकेमिक, आयुर्वेद, यूनानी बाकी का 2%। जो इस देश की मूल चिकित्सा व्यवस्था थी उसको हमने अलग कर दिया और उसको वैकल्पिक चिकित्सा व्यवस्था कहना शुरू कर दिया। जो मूल चिकित्सा व्यवस्था थी वो अल्टरनेट हो गई, और जो अल्टरनेट होनी चाहिए थी वो सेंट्रलाइज्ड हो गई। और इस सेंट्रलाइजेशन में क्या हुआ, हमने इस देश में लाखों करोड़ों रुपए जो खर्च किए एलोपैथी के ऊपर, उसका प्रचार किया, या कहें तो दुष्प्रचार किया। वो दुष्प्रचार इतना घुस गया मानस में कि गांव का भी साधारण आदमी अब इंजेक्शन ही लगवाता है, उससे कम पे उसको संतोष नहीं आता। और जो डॉक्टर 8-10 गोलियां लिख दे तो वो बड़ा डॉक्टर है, और जो एक गोली से ठीक कर दे वो छोटा डॉक्टर है, और जो बिना गोली के ठीक कर दे वो तो मूर्ख है। जो आपको ये समझाए कि भैया ये बीमारी तुम्हारी जीवन शैली की गड़बड़ी से है, तुम जीवन शैली बदल लो, क्या फालतू बात करते हो, आप कोई डॉक्टर हो? और जो आपकी जीवन शैली की बीमारी में 20 गोलियां खिलाए, सवेरे 4 खाना गोली, दोपहर को 4 खाना, शाम को 4 खाना, गोली ही गोली खाना, रोटी मत खाना, रोटी की जगह गोलियां खाना, सब्जी मत खाना, जैसे सब्जी खाते हो ना वैसे गोलियां खाना, भर भर के हथेली, और कहना हम बहुत स्मार्ट हैं क्योंकि इतनी गोलियां खाते हैं, 500 रुपए फीस लेता है उस डॉक्टर के पास जाते। ये घुस गया, और ये घुस गया है, अब इसको निकालने की बात है। ये निकलेगा नहीं वायरस तब तक इस देश की चिकित्सा पद्धति वैकल्पिक रहेगी।